नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट और बहुत सारी सिद्धियों को हम एक साथ ही आज यहाँ की क्लास के अंदर बहुत ही आसानी से सरल तरीके से समझ लेंगे। इन सिद्धियों के अंदर इतनी ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है और अगर इनमें से कोई सिद्धि अपने बोर्ड परीक्षा में आती है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो नंबर हैं मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लाने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पपी शब्द। पपी शब्द जो हैं, पपी शब्द दीर्घ इकारांत शब्द हैं। कौन से? दीर्घ इकारांत शब्द हैं। इनका अंतिम जो वर्ण है वो ई है और वो दीर्घ ई है, इसलिए इन शब्दों को दीर्घ इकारांत शब्द कहा जाता है। दीर्घ इकारांत शब्द से यहाँ पर हम पपी शब्द बनाने वाले हैं। कौन कौन से सुप्रत्यय से कैसे ये रूप बनने वाले हैं एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पपी शब्द है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस हिसाब से तीनों वचनों के अंदर ये चलेंगे। पपी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जो हमें रात में दिखाई देता है। भूत तो बिल्कुल भी नहीं, चंद्रमा भी दिखाई देते हैं हमें, और इसलिए पपी शब्द का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है। इंग्लिश के अंदर हम बात करते हो तो पपी का मतलब कुत्ते का बच्चा होता है, छोटे वाला पिल्ला जिसे हम कहते हैं। और पाणिनि महोदय के हिसाब से तो चंद्रमा होता ही है। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन के हिसाब से हम इन विभक्तियों को हम आज की क्लास के अंदर बनाएंगे। और प्रथमा और संबोधन दोनों विभक्तियों के रूप जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। अब तक हमने पढ़ा था हरि में, रामायण में, सखी में प्रथमा का एक वचन और संबोधन का एक वचन चेंज होता था, उसमें एंग अस्वाद संबोधन का लोप हो जाता था कई जगह। तो इस हिसाब से यहाँ पे बदलाव होता था, एक जगह जो है गुण भी हुआ था संबोधन के अंदर, उस हिसाब से यहाँ पे गुण भी नहीं होगा। यहाँ पे प्रथमा और संबोधन बिल्कुल सेम होंगे। पपी ही, हे पपी ही, पप्यो, हे पप्यो और पप्पे, हे पप्पे है। इस तरह से ये सिद्धियां यहाँ पे बनने वाली हैं। अब इन सिद्धियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रथमा के एक वचन में पपी ही, पप्यो, पप्पे है। द्वितीय में पपीम, पप्यो, पपीन। तृतीय में पप्या, पपीभ्याम, पपीभी। चतुर्थी में पप्पे, पपीभ्याम, पपीभ्य। पंचमी में पप्पे है, पपीभ्याम, पपीभ्य। षष्ठी में पप्पे है, पप्यो, पप्याम। और सप्तमी में पपी, पप्यो, पपीसु। संबोधन हे पपी ही, हे पप्यो और हे पप्पे है। इस तरह से ये रूप यहाँ पे बनेंगे। इनमें सिमिलर जो पद हैं, समान जो संबोधन जो सिद्धियां यहाँ पे बनेगी, जो पद बनेंगे वो एक प्रथमा का और द्वितीय का द्विवचन जो समान रहेगा। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी दोनों का द्विवचन जो समान रहेगा। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन जो है समान रहने वाला है। इधर हम एक वचन में बात करते हैं तो पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन दोनों पद यहाँ पे समान रहने वाले हैं। अगर बहुवचन की बात करते हैं तो चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो एक तरह से समान रहने वाला है। बाकी संबोधन और ये तो समान ही रहने वाले हैं। अब इनके अंदर जब हम इनका सिद्धि निर्माण करते हैं तो हमारे सामने मतलब ऐसा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके अंदर सूत्र आने वाला नहीं है। अगर इनके अंदर जो इस चैप्टर में जो सूत्र आया उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे सूत्र आता है अपने दीर्घात जसी च, ऐसा एक सूत्र आता है, दीर्घात जसी च, इस तरह से एक सूत्र आता है। वो कुछ नहीं, यहाँ पे प्रथमा के बहुवचन में प्रथमयो पूर्व सवर्ण का निषेध होगा। प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इस सूत्र का यहाँ पर निषेध हो जाएगा। ये कहता है कि जस प्रत्यय प्लस दीर्घ अंत वाला शब्द हो। जस प्रत्यय में यदि दीर्घ अंत वाला शब्द होता है हो तो पूर्व सवर्ण नहीं होगा। पूर्व सवर्ण वहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां पर जस प्रत्यय रहता है और दीर्घ मतलब उसका अंतिम जो स्वर है, वर्ण है, वो दीर्घ होता है तो वहां पे प्रथमेय पूर्व सवर्ण नहीं होगा। ये सूत्र केवल जस प्रत्यय के अंदर ही काम करता है। इस हिसाब से ये सूत्र जो है पप्पे है सिद्धि के अंदर ही काम करने वाला है और ये सिर्फ उसका निषेध करेगा प्रथमेय पूर्व सवर्ण का। ठीक है, यही सूत्र मोस्ट है इसके अंदर। बाकी अन्य जगह हम
पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए सूत्र ही यहाँ पे काम में आने वाले हैं। अगर हम सूत्रों की बात करें, सिद्धियों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सूत्र यहाँ पे काम में आने वाला है मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ, तो ताकि हमारे को याद रहने में भी और पढ़ने में भी बहुत ही आसानी रहेगी, है ना। नंबर से हम नहीं चलेंगे, नंबर से हम सूत्रों के हिसाब से चलते हैं कि कौन से सूत्र के अंदर किस हिसाब से काम होता है। सबसे जो मोस्ट सूत्र इसके अंदर सर्वाधिक जो काम में आने वाला जो सूत्र है वो सूत्र है इको यणची, ठीक है। और कार्य क्या करेगा, इको ये, यही कार्य सभी जगह यहाँ पर जहां जहां पर ये सूत्र आएगा वो इको ये काम करेगा, बस ये सर्वाधिक इसका काम है। अब ये कहां कहां पे काम करेगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं, आप लोगों की आसानी रहेगी। देखो, एक तो प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में ये सूत्र काम में आने वाला है। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में कैसे काम में आने वाला है, यहाँ पे रूप बनेगा पप्यऊ, ठीक है। हमारे पास स्थिति यहाँ पे रहेगी पपी प्लस सुप्रत्यय में औ। अब यहाँ पे सूत्र इस ई को ये करेगा तो यहाँ पर ये आधा होगा, पे भी आधा हो जाएगा और ये में ओ मिल जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे रूप हमारा बन जाएगा पप्यऊ। देखो बहुत ही सरल है, ओ प्रत्यय करेंगे हम। हाँ, दूसरी चीज, एक मोस्ट चीज इसके अंदर जो है पपी शब्दों में प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा अब तक की हम पिछली कक्षाओं में अर्थात धातु प्रति प्रातिपदिक हमसे करते हैं, लेकिन पिछली कुछ कक्षाओं में से जिसमें त्रिशब्द है, कति शब्द है और द्विशब्द है, इन सभी कक्षाओं में हमने अर्थ व धातु से नहीं करके के यहाँ पे कृत अदित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा की थी, और वही सूत्र यहाँ पे आगे भी चलने वाला है, कृत अदित समासास्त्र। इस हिसाब से यह सूत्र यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला है, ये ध्यान रखना। सभी सिद्धियों के अंदर कृत अदित समासास्त्र सूत्र से हमारे को यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा करेगी। इस हिसाब से ये हमारी सिद्धि यहाँ पे प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन दोनों ही बन जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रथमा का बहुवचन। जब दीर्घाचि से सूत्र प्रथमयो पुरुष वर्ण का निषेध कर देता है और यहाँ पे स्थिति बच जाती है पपी प्लस अस, है ना। कौन से का, जस का अस बचता है। पुरुष वर्ण को मना कर दिया गया, भाई साहब आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस प्रत्यय और यहाँ पे दीर्घ इकारांत शब्द है, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। दीर्घाचि से उसको निषेध कर देता है, तो हमें भी इसको सिद्धि के अंदर निषेध करना होगा। निषेध होने के बाद में यहाँ पे पपी प्लस अस होगा, ई को ये हो जाएगा, सकार है रह का विसर्ग होकर के यहाँ पे सिद्धि हमारी बन जाएगी पप्य है। सिद्धि बहुत ही सरल सिद्धि है, पप्य आसानी से हम बना लेंगे। इस हिसाब से दो जगह आता है। फिर तीसरी जगह ये सूत्र जो काम में आने वाला है यहाँ पे आता है ये तृतीया के एक वचन के अंदर। तृतीया विभक्ति के एक वचन में भी ये सूत्र कार्य करता है। किस तरह से करता है, पपी प्लस आ टाका आ बचता है और पपी प्लस आ यहाँ पे स्थिति होती है, बहुत ही सरल है। इको यणची से इको यह होते ही यहाँ पे आसानी से पप्या सिद्धि बन जाएगी। फिर बात करते हैं इसी सूत्र की आगे, तो ये सूत्र आगे काम में आने वाला है अपने चतुर्थी के एक वचन में भी। वही सेम कंडीशन जो पपी प्लस आ की रही, उसी तरह से पपी प्लस ए रहेगा, ने का ए बचेगा और पपी प्लस ए इको यणची से ये हुआ और पप्पे इति रूपम सिद्धम बन जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पंचमी और षष्ठी एक वचन की। पंचमी के और षष्ठी के एक वचन में नस प्रत्यय, नसी और नस प्रत्यय होता है, दोनों का जब हम अनुबंध लोप करते हैं तो अस बचता है और हमारे पास स्थिति हो जाती है पपी प्लस अस। वही स्थिति हो जाती है जो जस में हुआ था, और सेम उसी तरह से इको यणची से ये होकर के यहाँ पर के पप्पे है सिद्धि बनेगी। इस तरह से यहाँ भी पप्पे, यहाँ भी पप्पे और यहाँ भी पप्पे। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि पप्पे है सिद्धि पपी शब्द से कहाँ पे बनती है, तो ये तीन जगह बनती है, प्रथमा बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन के अंदर। फिर बनेगी ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में,
षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ये किस तरह से बनेगी, पपी प्लस ओस प्रत्यय रहेगा दोनों जगह ही, और यहाँ पर भी इको यणसी से ये को होने के बाद में सस्य ऋतु विसर्ग होकर के यहाँ पर पप्य हो सिद्धि आसानी से बन जाएगी। फिर बनेगी ये षष्ठी के बहुवचन में भी। षष्ठी के बहुवचन में क्या होता है, पपी प्लस आम प्रत्यय होता है। देखो हम बात कर रहे हैं इसकी, इस सिद्धि की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें जब स्थिति ये होती है कि पपी प्लस आम प्रत्यय हो गया, तो अब यहाँ पे मतलब कि षष्ठी के बहुवचन में अब तक हमने दो चीजों का आगम किया। एक तो हमने किया सुट का आगम और एक हमने किया नुट का आगम। सुट का आगम सर्वनाम संज्ञा में किया है ना, तो ये तो सर्वनाम संज्ञा है ही नहीं, तो सुट का आगम होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 35 शब्द लिमिटेड शब्द हैं, उनके अंदर ही सर्वनाम संज्ञा होती है, वहीं पे सुट का आगम यहाँ पे होता है। अब नुट का आगम करने वाला सूत्र है हर्स्व नद्यापो नुट। ये सूत्र है हरिश्व नद्यापो नुट। वो कहता है कि नदी शब्दों में या हरिश्व शब्दों में ही मैं नुट का आगम करता हूँ। भाई साहब ये तो हरिश्व शब्दों में नुट का आगम करता है, हमारे पास तो दीर्घ शब्द है, तो ये भी यहाँ पर काम में नहीं आने वाला, इसलिए यहाँ पे ना तो सुट का आगम होता है ना नुट का आगम होता है। और पपी प्लस आम ऐसे का ऐसे रहता है, इको यणसी से ये होता है, और यहाँ पे आसानी से पप्याम सिद्धि बना दी जाती है। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हमने पप्यो पप्यह बना ली, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, और ये इनके दोनों के बहुवचन, और इसका बहुवचन हम आसानी से यहाँ पे बना लेते हैं। अब बात करते हैं पपी सिद्धि प्रथमा के एक वचन में। बहुत ही सरल होता है। देखो पपी प्लस स, सु का स रहेगा, ऋतु विसर्ग होगा, और पपी सिद्धि आसानी से बन जाएगी। इसमें भी हमारे यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर बात करते हैं पपीम सिद्धि की, तो यहाँ पे पपी प्लस अम ये रूप होता है, और यहाँ पे पुरुष वर्ण का निषेध होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाता है, रामम की तरह पपीम इति रूपम सिद्धम बन जाएगी, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पपीन सिद्धि रामान की तरह और हरीन की तरह पपीन बन जाएगी। पपी प्लस अस बचेगा सस का, और यहाँ पे प्रथमयो पूर्व सवर्ण है आ जाएगा, कोई निषेध करेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो जो दीर्घा जसी है वो सिर्फ जस प्रत्यय में ही निषेध करता है, यहाँ पे नहीं करेगा। और दूसरा सूत्र यहाँ पे तस्मात् सो नपुंसी आ जाएगा, और इस हिसाब से ये सिद्धि भी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, फिर ये हमने बना ली पपीभ्याम और पपीभ्याम, ये तीनों सिद्धियां बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगी। पपी प्लस भ्याम प्रत्यय आते ही पपीभ्याम बन जाएगी। पपी भी बन जाएगी, बिस का ऋतु विसर्ग होकर के पपी प्लस बिस होकर के स का ऋतु विसर्ग हुआ, और पपी बेह भी बन जाएगी। और ये पपी बेह भी आसानी से पपी प्लस व्यस प्रत्यय होकर के ऋतु विसर्ग होकर के पपी बेह भी आसानी से बन जाएगी। अब बात करते हैं हम सप्तमी एक वचन में। ये भाई साहब ये क्या सिद्धि बनाई नहीं इन्होंने, मतलब सेम जो शब्द है वही सिद्धि है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। इसकी हम बात करते हैं तो कैसे बनती है। देखो पपी और सप्तमी के एक वचन में हमारे पास ई बचेगा नी प्रत्यय का। ठीक है, न की तो लसक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी, और हमारे पास ई बचेगा। अब देखो प्लस से पहले भी ई, प्लस के बाद में भी ई। यहां पर जो सूत्र आएगा वो हमारा सूत्र आएगा अकय सवर्णी दीर्घ। इस हिसाब से यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। इस ई को और इस ई को पहले ही दीर्घ था, तो इस हिसाब से ये ई भी इसी के अंदर मिल जाएगी, और पपी आसानी से बन जाएगी। पपीशु सिद्धि भी आसानी से बन जाएगी। हम इसमें सिर्फ आदेश प्रत्यय सूत्र लगाएंगे, और ये सिद्धि भी आसानी से बन जाएगी। स का स करने की ही आवश्यकता यहाँ पे होती है। संबोधन के सभी रूप प्रथमा के एक प्रथमा विभक्ति की तरह ही यहाँ पे बनने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इन सिद्धियों को बनाते हैं तो बहुत ही सरलता से हम इन सिद्धियों को बना सकते हैं। इको यणची जो 10 सिद्धियों में काम में आने वाला है इसमें से, और उसके अलावा पपीभ्याम पपी बेह इनके अंदर तो सिर्फ ऋतु विसर्ग होगा और सिद्धि बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे सिद्धियों की मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करते हैं तो पप्य है, पपीन और पपीम, अधिकतर ये तीनों सिद्धियां मोस्ट है। इन्हीं के अंदर अधिक सूत्र यहाँ पे काम में आने वाले हैं, और इस हिसाब से हम आसानी से पपी शब्द का निर्माण कर सकते हैं, सिद्धियों का निर्माण कर सकते हैं। आप एक बार इनका सिद्धियों का निर्माण करके देखिए। फिर भी आपको अगर कहीं सिद्धि में दिक्कत आती है, समस्या आती है, बनाने में कोई समस्या आपको अनुभव हो रही हो,
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस सिद्धि पे अलग से वीडियो बना दूंगा और पूरी डिटेल से उस सिद्धि का निर्माण हम कर देंगे। तो ये थी हमारी पपी शब्द से बनने वाली सिद्धियां। हाँ, दूसरी चीज़, कई लोग जो हैं वीडियो तो देखते हैं, लगातार देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाएं, जिससे दूर दराज में बैठे हुए बच्चों के पास भी ये एजुकेशन पहुंच सके। थैंक्स, धन्यवाद।